नमस्कार। आज हम लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 5 तक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस जो दी है वो क्या कह रही है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो आ रही है अप्लीकेंट की। अब अप्लीकेंट क्या होता है और अप्लीकेंट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं वो ये डेफिनेशन बता रही है। अप्लीकेंट जो होता है वो एप्लीकेशन लगाता है, तो लगाने वाला, केस लाने वाला कौन हुआ? प्लेंटिफ हुआ, अगर देखा जाए इनडायरेक्ट तरीके से। जो अप्लीकेंट है उसमें इंक्लूड क्या होगा? पिटिशनर, जो पिटिशन फाइल कर रहा है। दूसरा, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom applicant derives his right to apply। ऐसा पर्सन जो कि अप्लीकेंट से, अप्लीकेंट खुद नहीं आ रहा, अप्लीकेंट से कोई दूसरा पर्सन जो है वो राइट अराइव कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल है, एक कंपनी है जिसका मालिक ए है। ए जो है वो किसी कारणवश जो है वो नहीं आ सकता, तो वो अपने एजेंट को, जो कि बी है, बी को कह सकता है कि आप जो है वो मेरे बिहाफ पर सूट फाइल करो, और जो ए है वो पावर ऑफ अटॉर्नी केस की वो बी को सौंप देता है, तो बी जो है वो केस लगा सकता है। तो ये जो है वो सेक्शन 2A जो अप्लीकेंट का सेकंड पार्ट है, सेकंड पॉइंट है, उसके बारे में ये एग्जांपल था। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? एनी पर्सन हुज एस्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एप्लीकेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। कोई ऐसा पर्सन है जिसकी जमीन है, ई स्टेट मतलब जमीन होती है, प्रॉपर्टी होती है, जो कि एप्लीकेंट द्वारा देखी जा रही है, या उसके एग्जीक्यूटर द्वारा देखी जा रही है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर उसके ऊपर किसी एडमिनिस्ट्रेटर को बैठा दे कि भाई आप जो है उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखो, तो वो ये लोग जो है ये लोग सूट ला सकते हैं। सूट ला सकते मतलब एप्लीकेंट बन सकते हैं। उसके बाद बी पॉइंट कह रहा है एप्लीकेशन। अब यहां पर एप्लीकेशन का मतलब नहीं समझा है, यहां बताया गया एप्लीकेशन इंक्लूड्स अ पिटीशन, सिर्फ इतना कहा गया। ई पॉइंट कह रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड ए हुंडी एंड चेक। यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन अगर आपको पढ़नी है तो फिर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर पढ़ना पड़ेगा, एनआई एक्ट के अंदर। यहां सिर्फ इतना बताया गया कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो है वो हुंडी और चेक इंक्लूड होते हैं। उसके बाद डी पॉइंट जो कहता है बॉन्ड। बॉन्ड में क्या इंक्लूड है? बॉन्ड इंक्लूड एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय अ पर्सन ऑब्लाइज हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर ऑन कंडीशन दैट ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड इफ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म्ड और नॉट परफॉर्म्ड। मतलब बॉन्ड के अंदर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होगा, उस इंस्ट्रूमेंट में एक पर्सन अपने आप को उत्तरदायी बताएगा, लाइबल बताएगा कि मैं आपको ये सम अमाउंट दूंगा, या अमाउंट आपको मैं दूंगा। उसके साथ कंडीशन भी होगी बहुत सारी। अगर वो कंडीशन कैसी होगी? या तो कोई काम करने के लिए, या काम होने पे या ना होने पे होगी। उसके बाद ई पॉइंट जो कह रहा है वो डिफेंडेंट है। अब ये डिफेंडेंट के अंदर इंक्लूड क्या होगा ये बता रहा है, पर हमें ये नहीं बता कि डिफेंडेंट होता क्या है और प्लेंटिफ होता क्या है। तो प्लेंटिफ जो इसका सेक्शन दे रखा है वो 2I दे रखा है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की क्या डेफिनेशन है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते क्या है। तो उसके लिए मैं जो है डेफिनेशन जो मेरे को सही लग रही है वो यही है। इंग्लिश वालों के लिए मैं पहले बता देता हूं प्लेंटिफ की डेफिनेशन। अ पर्सन whose राइट आर वायलेटेड और इन्फ्रिंज्ड बाय एनी पर्सन एंड एग्रीव्ड पर्सन या एग्रीव पार्टी comes before court to take remedy, that party is called as plaintiff। इसको मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए जो है वो डेफिनेशन बता देता हूं। ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो और पीड़ित व्यक्ति अपनी व्यथा के लिए उपचार लेने न्यायालय के अंदर जाए, उस व्यक्ति को हम वादी कहते हैं। प्लेंटिफ मतलब वादी। उसके बाद अब डिफेंडेंट क्या होता है? डिफेंडेंट क्या होता है? डिफेंडेंट की डेफिनेशन क्या होती है इंग्लिश वालों के लिए? अ पर्सन who violate or infringes the right of the plaintiff and whose against the suit is filed before the honorable court is called as a defendant। हिंदी मीडियम वालों के लिए ऐसा व्यक्ति जिसने वादी के अधिकारों का हनन किया हो और उस व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम न्यायालय के अंदर, कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर सूट जो है वो वाद दर्ज किया गया हो, उस व्यक्ति के खिलाफ वाद दर्ज किया गया हो, उसे हम प्रतिवादी कहते हैं। अब
अब इसके अंदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के अंदर इंक्लूड क्या है, जो ई पॉइंट जो है वो डिफेंडेंट से रिलेटेड है, और डिफेंडेंट में कौन इंक्लूड होगा, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom डिफेंडेंट डिराइव्स हिज लायबिलिटी टू बी सूड। कोई ऐसा व्यक्ति या किसी और व्यक्ति के थ्रू डिफेंडेंट की लायबिलिटी जो है वो अराइज हो रही हो, भाई डिफेंडेंट खुद है या फिर उसका कोई एजेंट वगैरह है जिससे कि उसकी लायबिलिटी अराइज हो रही हो, तो उसके खिलाफ जो है वो सूट लगाया जा सकता है। दूसरा, एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफेंडेंट एज एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। डिफेंडेंट जो है वो किसी प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूटर है या एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसको डिफेंडेंट की तरह पार्टी बनाया जा सकता है। अगर थर्ड पर्सन या ऑथराइज जो हम करते हैं वो सीपीसी के अंदर जो है वो ऑर्डर जो है वो 3 के अंदर जो है वो गवर्न होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद जो एफ पॉइंट है वो ईजमेंट से रिलेटेड है। ईजमेंट जो है हम वो डीपली पढ़ेंगे सेक्शन 26 और 27 के अंदर, और यहां से डेफिनेशन जो है वो दी गई है कि ईजमेंट क्या होता है। ईजमेंट क्या होता है ये नहीं दिया गया, ईजमेंट इंक्लूड क्या होता है। ईजमेंट इंक्लूड है राइट ऑफ नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ईजमेंट जो राइट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होता। बाय विच वन पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिमूव और अप्रोप्रिएट फ्रॉम हिज ओन प्रॉफिट एनी पार्ट ऑफ द सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर। मतलब एक पर्सन जो है जो कि एंटाइटल और वो किसी दूसरे पर्सन को रिमूव करना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी में से, उसे हम ईजमेंट्री राइट कहते हैं। जिसको एक एग्जांपल की तरफ से हम समझते हैं, जैसे ए जो है ये 2 घर बने हुए हैं, ये इतना और ये इतना, ये ए का हाउस है, ये बी का हाउस है। अब ए के पास घर से बाहर निकलने की जगह नहीं थी और बी की जो है वो गैलरी यहाँ दी हुई है जाने के लिए, तो ए जो है वो इस रास्ते का उपयोग करता है। बी के हिस्से में जो वो रास्ता है वो ए जो है अपने घर से निकलने के लिए यूज करता है। 20 साल तक वो कोई रोक टोक नहीं की गई, ए जो है यूज कर रहा है आने जाने के लिए अपना ये रास्ता। तो ये जो राइट है ना, इसे हम ईजमेंट्री राइट कहते हैं। यहां पर टाइटल नहीं है इसका ए का, कि वो मालिक नहीं है उस जमीन का, पर उसका आने जाने का राइट जो है वो बन गया, इसे हम ईजमेंट्री राइट कहते हैं, इसे हम ईजमेंट कहते हैं। उसके बाद जी पॉइंट कह रहा है फॉरेन कंट्री। अब फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री का मतलब जो इंडिया नहीं है या भारत नहीं है, भारत के अलावा इंडिया के अलावा जो भी कोई कंट्री है वो फॉरेन कंट्री मानी जाएगी। उसके बाद एच पॉइंट क्या कह रहा है, गुड फेथ। नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी इन गुड फेथ विच इज नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। यहां पर नेगेटिव पॉइंट से कहा गया है, इस डेफिनेशन को कहा गया, इसमें कहा गया है कि जो बिना ड्यू केयर और अटेंशन के काम किया गया उसे हम गुड फेथ नहीं मानेंगे। तो गुड फेथ मानेंगे किसको, सद्भावना, जिसे हिंदी में बोलते हैं सद्भावनापूर्ण। तो जो ड्यू केयर और अटेंशन के साथ किया हो, ध्यान से किया गया हो काम, उसे गुड फेथ मानेंगे। उसके बाद आई के अंदर प्लेंटिफ हमने डिस्कस कर लिया है। इसके पॉइंट क्या, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom plaintiff derives his right to sue। सॉरी, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे या जिसके कोई एक्ट से उसके पास राइट टू सू, वाद लाने का जो कारण है वो अराइज हो जाता है, तो वो जो है वो प्लेंटिफ इंक्लूड, उसके अंदर प्लेंटिफ को इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट, एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेंटिफ। कोई ऐसा पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी या स्टेट जो है वो प्लेंटिफ रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे, एग्जीक्यूटर की तरफ से, एग्जीक्यूटर बन के या एडमिनिस्ट्रेटिव बन के, एडमिनिस्ट्रेटर, तो जो है वो एज अ प्लेंटिफ जो है वो पर्सन जो है वो सूट ला सकता है। जे के अंदर पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इसका मतलब क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट अपील एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल। जो इस एक्ट के पीछे एक शेड्यूल दिया हुआ है, उस शेड्यूल के अंदर जो टाइम लिमिट हमको दी गई है कि इस समय के अंदर अंदर आपको जो है सूट लाना है, अगर आपका राइट इन्फ्रिंज हो गया है, तो उसे हम पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड कहेंगे, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहेंगे, सॉरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहेंगे। और जो प्रिस्क्राइब पीरियड है उसकी डेफिनेशन आगे दे रखी है। प्रिस्क्राइब पीरियड मींस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। आपका जो पीरियड है, जो आपको लिमिटेशन का मिला है, अगर वो आप इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे
तो जो पीरियड लास्ट में निकल के आएगा उसे हम प्रिस्क्राइब्ड पीरियड कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो के पॉइंट क्या कह रहा है, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट मींस एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर द मेकर एंगेज एब्सोल्युटली टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू अनदर एट टाइम देयर इन लिमिटेड और डिमांड और इन साइट। प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक पर्सन कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको इस तारीख को इतने टाइम पर मैं इतना अमाउंट जो है वो दे दूंगा, फला अमाउंट, जो भी जितना भी अमाउंट है उसे हम प्रोमिसरी नोट कहते हैं। जो कि डिमांड भी कर सकता है हाथों हाथ, और साइड डिमांड ऑन साइड भी हाथों हाथ कह सकता है, या जहां पे वो कहेगा उस हिसाब से वो पेमेंट करेगा। उसके बाद एल पॉइंट जो कह रहा है वो है सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील एंड एप्लीकेशन। सूट के अंदर जो है वो अपील और एप्लीकेशन इंक्लूड नहीं होंगे। एम जो है वो टॉर्ट के बारे में बात कर रहा है। टॉर्ट क्या है, मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ऐसा सिविल रॉन्ग, टॉर्ट ऐसा सिविल रॉन्ग है जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नहीं आता, मतलब वो अलग है, सिर्फ इतना काम है। एन में ट्रस्टी, ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड बेनामीदार, बेनामीदार कभी ट्रस्टी नहीं होगा। उसके बाद लिखा गया ए मोर्टगेजी रिमेनिंग इन पोजीशन आफ्टर द मोर्टगेज हैज बीन सेटिस्फाइड और ए पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन विदाउट लाइफ। ट्रस्टी वो भी नहीं होगा जो मोर्टगेजी था और मोर्टगेज खत्म हो गया उसके बाद भी वो बैठा है वहां पे रॉन्गफुल पोजीशन लेके बिना कोई टाइटल के, तो उसे हम ट्रस्टी नहीं मानेंगे, ये नेगेटिव दे रखी है। ट्रस्टी क्या होता है, ट्रस्टी जो होता है वो ट्रस्ट का मैनेजर होता है जो कि ट्रस्ट क्रिएटर द्वारा अपॉइंट किया जाता है उस ट्रस्ट की देखभाल के लिए, और जो उसका उद्देश्य क्या था उस ट्रस्ट का बनाने का, उसको फुलफिल करने के लिए जो है उस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, उसे ट्रस्टी कहते हैं। उसके बाद जो है वो दो केस है। पहला केस आता है लता कामत वर्सेस विलास। इसके अंदर कहा गया सेक्शन 2L ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डिफाइन द सूट। इट रीड सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील एंड एप्लीकेशन। इसके अंदर कोर्ट ने कहा गया कि सूट के अंदर जो है वो अपील और एप्लीकेशन नहीं आती। उसके बाद दूसरा केस है सुशीला देवी वर्सेस राम प्रसाद। इसके अंदर कोर्ट ने इसकी एप्लीकेबिलिटी बताया लिमिटेशन एक्ट की। द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाई ओनली टू द प्रोसीडिंग इन कोर्ट। लिमिटेशन एक्ट जो है वो कोर्ट्स की प्रोसीडिंग में काम आएगा या अप्लाई होगा, एंड नॉट टू द अपील और एप्लीकेशन बिफोर बॉडीज अदर देन कोर्ट। कोई ऐसी बॉडी या कोई कोर्ट के अलावा किसी प्रकार की कोई भी अथॉरिटी बॉडी हो उस पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है वो क्या कह रहा है, बार ऑफ लिमिटेशन। इसका जो है वो सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है, हम ऊपर की लाइन को जो है पहले स्किप करेंगे, उसको लास्ट में पढ़ेंगे, और इसकी जो सेकंड लाइन है वो हम पढ़ रहे हैं। एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड। आप जो मैं शब्द बोल रहा हूं ये आप गौर से ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत जरूरी है। हिंदी में तो कॉमन वर्ड्स यूज हो रहे हैं, पर इंग्लिश मीडियम में एक स्पेसिफिक वर्ड यूज हुआ है। सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है हमेशा। दूसरा अपील प्रिफर, अपील प्रिफर्ड होती है, एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड शैल बी डिसमिस। अगर आपने सूट, अपील और एप्लीकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद लगाया तो कोर्ट उसको डिसमिस करेगी। ऑल थ्रू द लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस। अगर आपने लिमिटेशन का डिफेंस नहीं भी दिया है तो भी वो सूट जो है वो डिफेंस होगा, और लिमिटेशन का सॉरी अगर आपने डिफेंस लिया भी है तो भी आपको करेगी सूट डिसमिस। अब इसकी ऊपर वाली लाइन क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 4 to 24। सिर्फ तभी कोर्ट आपको रियायत देगी या कोर्ट आपको छूट देगी अगर आप जो है अपने जो डिफेंस ले रहे हो वो सेक्शन 4 से लेके 24, सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 24 के बीच में अगर आते हैं तो ही आपको कोर्ट जो है वो रिलीफ ग्रांट कर पाएगी लिमिटेशन की। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, जिसका ए पॉइंट है, ए सूट इज इंस्टीट्यूटेड। अब सूट इंस्टीट्यूट कैसे हो रहा है लिमिटेशन के अंदर,
सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है इन एन ऑर्डिनरी केस, जो अगर ऑर्डिनरी केस होगा उसमें प्लेंट जो होती है ना वो आपको प्रॉपर ऑफिसर को जो है वो प्रेजेंट करनी होती है। हर कोर्ट होता है, हर कोर्ट की एक ऑफिसर अपॉइंट हुआ होता है। एक तो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं जो कि जज साहब होते हैं, एक अलग से जो ऑफिसर्स होते हैं जैसे रीडर साहब हो गए, या उस कोर्ट के अंदर अधिकारी अपॉइंट होते हैं। उस अधिकारी को आपने प्रॉपर अधिकारी को अपनी प्लेंट जो है प्रेजेंट करी है और उसने चेक कर लिया कि सब कुछ बराबर है आपके प्लेंट के अंदर, तो जो है वो ये माना जाएगा कि आपने जो है वो प्लेंट सही प्रॉपर पर्सन को लगा दी। सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि लेक्चर जो है वो टाइम पे अपलोड करें। सेकंड पॉइंट जो कह रहा है इन केस ऑफ पॉपर, अगर पॉपर को हिंदी में कहते हैं निर्धन व्यक्ति, अगर कोई पर्सन जो है वो गरीब है, निर्धन व्यक्ति है, तो उसका सूट कब इंस्टीट्यूट माना जाएगा? When his application for leave to sue as a pauper is made, जब उसने एप्लीकेशन लगा दी एज अ पॉपर, एज अ निर्धन व्यक्ति उसने अगर जो एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट में, तब से माना जाएगा कि उसने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है, तब से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा उसका। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है इन केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट कंपनी, अगर आपका केस कंपनी के अगेंस्ट है विच इज बीइंग वाउंड अप बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा वाउंड अप कर दिया गया है। When the claim first send in his claim to the official liquidator, आपका लिमिटेशन पीरियड तब स्टार्ट होगा जब आपने उस लिक्विडेटर को अपना क्लेम सेंड कर दिया हो। अब लिक्विडेटर क्या है? लिक्विडेटर एक ऑफिसर होता है जो कि कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जब कोई कंपनी जो है वो बंद हो रही होती है कोर्ट के आदेश पर, कोर्ट के आदेश पर अगर कोई कंपनी बंद हो रही होती है तो कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करता है जिसे लिक्विडेटर कहते हैं, और सारा काम जो कंपनी का है बंद करने का और सारी एसेट और लाइबिलिटी को चुकाना और पैसा वापस लेना, वो सारा काम वही लिक्विडेटर करता है। तो अगर आपको अगर अपना पैसा लेना है तो जो क्लेम है वो लिक्विडेटर को जो है वो सेंड करना होगा, और जिस दिन से आपने लिक्विडेटर को जो है वो अपना क्लेम सेंड किया तब से आपका लिमिटेशन पीरियड जो है वो शुरू हो जाएगा। बी पॉइंट क्या कह रहा है? एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट एंड शैल बी डीम्ड टू बी हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। अब फॉलोइंग पॉइंट दे रखे हैं, अगर आप सेट ऑफ और काउंटर क्लेम जो है उसका केस लगा रहे हो तो यही माना जाएगा कि वो सेपरेट सूट है, अलग अलग सूट है। अब ये सेट ऑफ और काउंटर क्लेम क्या होता है? अब सेट ऑफ देखते हैं, सेट ऑफ क्या है? सेट ऑफ जो है वो सीपीसी के अंदर दिया गया है, ऑर्डर 8 रूल 6 के अंदर। सॉरी, उसके अंदर क्या होता है? जो प्लेंटिफ है, जैसे एग्जांपल है ए, जो एक प्लेंटिफ है जो कि मनी रिकवरी का सूट लाता है बी के खिलाफ कि मैं साहब इससे 10,000 रुपए मांगता हूं, और बी उसके बदले अपने रिटर्न स्टेटमेंट में जो प्रति दावा कहते हैं, जिसे नहीं लिखित कथन, किसे लिखित कथन कहते हैं, उसमें लिख देता है कि साहब मैं भी इससे 10,000 मांगता हूं। तो ये जो सूट होगा ना, ये सेपरेट सूट होगा। जो बी जो अपना रिटर्न स्टेटमेंट लाइन से एज ए सेपरेट सूट मानेंगे, और सेट ऑफ तब तक होगा जब तक जो डिमांड प्लेंटिफ ने, जो ओरिजिनल प्लेंटिफ जो ए है उसने की है वहां तक होगा। मतलब 10,000 का मांग किया तो 10,000 तक अगर वो वापस बी मांगता है तो वो सेट ऑफ के अंदर आ जाएगा। अगर जो डिफेंडेंट है बी, वो अगर 10,000 से ज्यादा मांग लेता है कि नहीं सर ए मुझसे 10,000 मांगता है वो ठीक है यार, जो भी अपनी बात है, और मैं उससे 15,000 मांगता हूं, तो अब ये 10,000 से ऊपर हो गया, तो ये काउंटर क्लेम का सूट हो जाएगा। और उसने काउंटर कर दिया कि नहीं मैं उससे मांगता हूं पैसा दो, इससे ज्यादा पैसा मांगता हूं, तो ये काउंटर क्लेम हो गया। अब इसके पॉइंट में इसके अंदर जो पॉइंट दे रखे हैं वो क्या है? इन केस ऑफ सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच सेट ऑफ इज प्लीडेड। अब सेट ऑफ जो है वो कब इंस्टीट्यूट, सेट ऑफ का केस कब इंस्टीट्यूट होगा? जिस दिन जो है वो डिफेंडेंट ने सेट ऑफ क्लेम कर लिया कोर्ट में, उसी दिन से माना जाएगा। सेकंड पॉइंट, काउंटर क्लेम कब होगा? इन केस ऑफ काउंटर क्लेम ऑन द डेट ऑन विच काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट। जिस दिन आपने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम का जिक्र किया है उस दिन से माना जाएगा। सेट ऑफ तो जिस दिन आपने कोर्ट में कह दिया कि जी मैं भी इतना 10,000 मांगता हूं, वो 10,000 मांग रहा है, ठीक है मैं 10,000 6,000 जो भी हो अमाउंट, वो 10,000 से नीचे या 10,000 तक होना चाहिए, वो सेट ऑफ है।
कि मैं आपसे इतना पैसा मांगता हूँ 10,000, तो वो सेटअप हो गया हाथों हाथ, वो वहीं से सेटअप माना जाएगा कि हाँ सेटअप का सूट इंस्टीट्यूट हो गया। अगर जिस दिन वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है और अमाउंट से ज्यादा क्लेम कर रहा है अपना, जो कि काउंटर अमाउंट है, तो उस दिन से काउंटर क्लेम माना जाए। अब सेक्शन 3 का जो एक केस है वो क्या कह रहा है, केस का नाम है जयराम मनोहर लाल वर्सेस नेशनल बिल्डिंग सप्लाई। इसके अंदर कोर्ट ने कहा नो क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन अराइज वेयर द प्लेंटिफ इज अलाउड टू अमेंड द प्लेंट। अगर कोर्ट ने जो है प्लेंटिफ को अपनी प्लेंट अमेंड करने के लिए, संशोधित करने के लिए, अगर वाद का संशोधितकरण कोर्ट अगर ग्रांट कर देती है प्लेंटिफ को, वादी को, तो फिर लिमिटेशन का जो पॉइंट है वो नहीं उठाया जाएगा। इसके अंदर यही किया गया। अब जो है वो सेक्शन 4 क्या है, सेक्शन 4 जो है वो बात कर रहा है एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड विदाउट व्हेन द कोर्ट इज क्लोज। जिस दिन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड जो है वो खत्म हो रहा था उस दिन कोर्ट बंद थी। अब बंद थी तो अब क्या होगा, तो ये प्रोविजन क्या बोल रहा है, वेयर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर ऑन द डे when the court is closed, the suit, appeal, application may be instituted, preferred or made on the day when court reopen। जिस दिन कोर्ट जो है वो रीओपन होगी, अगर जिस दिन कोर्ट रीओपन होगी उसी दिन आप जो है वो सूट लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप आखिरी दिन नहीं आए, छुट्टी थी तो हम क्या करें, पहले लगा लेते केस, आपके पास कितना टाइम था ना, ऐसा नहीं होता। अगर आखिरी दिन तक टाइम मिला हुआ है तो वो आखिरी दिन भी सूट फाइल कर सकता है प्लेंटिफ। इसके अंदर एक केस आया सुब्बाराव वर्सेस नरसिंहा। इसके अंदर कोर्ट ने कहा वेयर द प्लेंटिफ प्रेजेंट ए क्लेम टू ए रॉन्ग कोर्ट, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडे अंडर दिस सेक्शन। अगर आखिरी दिन छुट्टी ली थी और आपने गलत कोर्ट के अंदर जो है वो केस लगा दिया, तो फिर इस सेक्शन का फायदा जो है वो प्लेंटिफ को नहीं मिलेगा। अब इसकी कुछ मैक्सिम है। मैक्सिम क्या कह रही है, पहली मैक्सिम लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया, मींस लॉ कैन नॉट कंप्लाई अ पर्सन टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। अब छुट्टी के दिन आपके आप केस लगा दो, तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्या कोर्ट ही ओपन नहीं है तो कहां से लगाएगा वो, तो कोर्ट जो है वो कभी कंपेल नहीं करेगी इम्पॉसिबल एक्ट के लिए। सेकंड जो है वो कह रही है मैक्सिम एक्टस क्यूरियल मिनिमम ग्रेविट मींस एन एक्ट ऑफ ए कोर्ट कैन नॉट प्रिजुडिस एनी पार्टी। कोई कोर्ट के एक्ट से पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। सेक्शन 5 क्या कह रहा है, एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस। ये जो सेक्शन है वो डॉक्ट्राइन ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले से रिलेटेड है। इसके अंदर जो है वो क्या कह रहा है, एन अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन एप्लीकेशन मेड अंडर प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी, मतलब कोई भी अपील या एप्लीकेशन जो कि इस सेक्शन के अंदर लगाई जाती है। और एप्लीकेशन कैसी, एप्लीकेशन ऑर्डर 21 को छोड़ के, ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन के अलावा सारी एप्लीकेशन और अपील अगर इस सेक्शन के अंदर लगाई जाती है, इस एक्ट के, मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, कोर्ट एडमिट कर सकती है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड पार होने के बाद भी, इफ अपीलेंट और अप्लीकेंट satisfy the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period। अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है, शो कोज अपना बता देता है कि ये कारण थे मेरे सद्भावनापूर्ण कारण थे कि मैं प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर जो है वो अपील और एप्लीकेशन जो है वो मैं दर्ज नहीं कर पाया, दायर नहीं कर पाया। एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन कह रही है द फैक्ट दैट द अपीलेंट और एप्लीकेंट वाज मिसलीड बाय एनी ऑर्डर, प्रैक्टिस या जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इज ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this section। अगर अपीलेंट और एप्लीकेंट जो है वो मिसलीड हुए हैं किसी ऑर्डर या फिर कोई ऐसी प्रैक्टिस जो कोर्ट में चलती है या कोई हाई कोर्ट के जजमेंट से, जिससे कि आपका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड को कंप्यूटिंग करने में दिक्कत आई हो
या असरटेन करने में दिक्कत आई है, उसको उसकी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड की गिनती करने में गलती हुई हो, तो इसे हम जो है वो सफिशिएंट कॉज मानेंगे। उसके बाद और भी क्या सफिशिएंट कॉज हो सकते हैं, जो कि मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किए थे, वो मैं एक बार फिर से आपको यह बता देता हूं। सफिशिएंट कॉज क्या है? एक तो इलनेस, ये मैं बहुत बीमार था, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं कोर्ट के अंदर केस ला सकूं, तो एक ये सफिशिएंट कॉज हो सकता है। ऐसी बीमारी जो कि बहुत रेयर हो। उसके बाद इम्प्रिजमेंट, वो जेल के अंदर था, केस लगाया नहीं जा सकता था, तो ये भी एक कारण हो सकता है। मिस्टेक ऑफ काउंसिल, वकील की गलती, वकील की गलती, तो अब वो क्या करे सॉरी। चौथा है बोनाफाइड मिस कैलकुलेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, मिस कैलकुलेशन हो गई लिमिटेशन पीरियड की। पांचवा इलिटरेसी, उसे पढ़ाई लिखाई आती नहीं थी, अब क्या करे, वो गलत इंटरप्रिटेशन हो गई उससे, तो ये सफिशिएंट कॉज हो सकते हैं। अब जो है वो सेक्शन 5 के केसेस है, दो केसेस है। वर्लू वर्सेस गंगोत्री भाई, अ स्पेशल लीव पिटीशन वाज फाइल्ड आफ्टर अ डिले ऑफ अबाउट 11 ईयर्स। हमने एसएलपी जो फाइल की गई वो 11 ईयर्स बाद की गई, और नो सफिशिएंट ग्राउंड एंड एक्सप्लेनेशन फॉर डिले वाज टेंडर्ड। कोई सफिशिएंट ग्राउंड या एक्सप्लेनेशन जो है वो कोर्ट को नहीं दिया गया। द डिले वाज ट्रीटेड टू बी अ वैलिड ग्राउंड फॉर द रिजेक्शन ऑफ द पिटीशन। तो जो ये डिले है वो इस पिटीशन को रिजेक्ट करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड थे। अगर आप कोर्ट को बता ही नहीं रहे हो कि साहब हमसे ये कारण है, हम हमारे इस कारण की वजह से हम इतने साल बाद आ रहे हैं, तो कोर्ट उसको जस्टिफाई नहीं मानेगी, सफिशिएंट कॉज नहीं मानेगी। उसके बाद जो है वो सेकंड केस है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस एसएस अकोलकर। Wherever the relief is claimed under section 5 of this act, delay is required to be explained। अगर आप सेक्शन 5 के अंदर जो है वो कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगा रहे हो, सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगा रहे हो किसी कोर्ट के अंदर, तो आपकी ड्यूटी है कि आप जो है वो सफिशिएंट कॉज जो है वो बताए कोर्ट को। When the explanation is sufficient and reasonable, delay is condoned। अगर एक्सप्लेनेशन जो है जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो रही है, तो जो है कोर्ट जो है वो कंडोन कर सकती है इस मिस्टेक को, या इस डिले को कंडोन कर सकती है कोर्ट। इस केस में यही कहा गया। थैंक यू। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से काफी थोड़ी तकलीफ आई है लेक्चर अपलोड करने में, और लेक्चर के बीच में भी अब कोशिश ये करूंगा कि एक बार प्रॉपर ठीक हो जाऊं, उसके बाद मैं लेक्चर टाइम टू टाइम जो अपलोड करूंगा। होपफुली मुझे लगा होगा कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।